Greetings everyone, Namaskar. As we all know that we are on our way of recording certain videos for you for the purpose of making foundation for the preparation of judicial service examination. तो हम लोगों का आइडिया भी यही है कि आप किस मंशा से इसकी प्रिपरेशन के लिए आएंगे, वो मंशा आप पहले वीडियोस के थ्रू ही क्लियर कर लो। और अगर कोई क्वेरी है तो एज आई हैव सेड इन दी लास्ट वीडियो in one of the previous video that you may post your queries in the comment. The concerned team will connect to you and will counsel you for all the queries that you have for the purpose of preparing for judicial service examination. तो आपको जो भी दिक्कत आ रही हो समझने में, किसी भी स्टेट को टारगेट करने में, although the idea is that we are going to try each and every aspect of discussing all those dimensions in a particular state by discussing its notification and also the syllabus, mainly the operational part of the notification that is required generally or is applicable generally to all of you. Not discussing about each and every point, for example, detailing with the reservation system, how you are going to get the seats and all of those things, what are the criteria. For that, if you require, we can come up with some different videos. But right now we are only concerned with understanding that a notification, how it looks, because all those who have never seen a notification or is about to start with the preparation of judicial service examination, for them it is very important to understand that you have to read the notification first. नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए क्या क्या बातें लेके आई हैं। अगर आपने दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का वीडियो देखा है नोटिफिकेशन और सिलेबस का, यू विल सी दैट हाउ इलैबोरेट इट बिकेम ओनली अपॉन द पैराग्राफ्स दैट आर कंटेन्ड इन द नोटिफिकेशन। खाली पैराग्राफ से ही हमें कितना कुछ समझने को मिल गया कि क्या आइडिया है उस एग्जामिनेशन को परस्यू करने का। सो ऐसे ही आपको हर स्टेट का नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है, जिस भी स्टेट में आप टारगेट कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए। हर स्टेट का मतलब ये नहीं कि आप अगर 16 स्टेट्स एग्जाम ले रहे हैं तो 16 के 16 नोटिफिकेशन आपको पढ़ने हैं। इसका मतलब है कि जिस भी स्टेट का आप टारगेट कर रहे हो उस स्टेट को आपने पूरे तरीके से समझना है कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी बातों में यहाँ ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन से शुरू होती हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट। Minded, beat any examination, notification is the plinth. नोटिफिकेशन आपका फाउंडेशन है, और सिलेबस और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको स्ट्रैटेजी बनाने में जो हेल्प मिलेगी, फिर वो स्ट्रैटेजी आप हमसे डिस्कस करो। दैट इज वेयर द कोर्स विल हेल्प यू, दैट वेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जब भी हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो जो स्ट्रैटेजी आपको स्टेट पे रखनी है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ दिल्ली का ही एग्जाम देना चाह रहे हो तो कल आपने देखा कि सिविल लॉ 1 में कुछ ऐसे 8 सब्जेक्ट थे जो प्री में आ ही नहीं रहे। प्री में तो सिर्फ 12 सब्जेक्ट हैं लॉ के, और 23 सब्जेक्ट लॉ के मेंस में हैं। तो कुछ 8 सब्जेक्ट ऐसे थे जो प्री में आ ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आपको प्री के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ना था जिसमें आपको बहुत सारी चीजें क्रैम करनी थी या बहुत सारे पॉइंट्स रटने थे, इंग्रेडिएंट्स को मेमोराइज करना था, हो सकता है वो एम्बिट थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट है और टॉर्च है, इन सब पे आप प्री के पर्सपेक्टिव से ना पढ़ के उनको मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ें। मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप, एनालिटिकल, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें और लिख के देखें, जिसमें अगर आपको कोई एक पॉइंट या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन या सेक्शन नंबर ना भी याद रहे तो मेंस में आप उसको संभाल सकते हैं, लेकिन प्री में वो बड़ गड़बड़ है, क्योंकि प्री में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। प्री में आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, प्री में क्रैमिंग है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट अवॉइड इट, एंड द बेस, द फाउंडेशन ऑफ इट कैन ओनली स्टार्ट फ्रॉम reading the notification. So that means it is very, very important, and to have confidence upon what all subjects are very, very important for you whenever you are targeting a particular state. जब आप एक स्टेट टारगेट कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी कैसे काम आएगी और कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे फोकस करने हैं, वो इस नोटिफिकेशन से और सिलेबस पढ़ने से हो जाएगा। नोटिफिकेशन में ही सिलेबस है, पैटर्न ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन भी है। Although they do not tell you that how many questions they are going to ask, what is going to be the texture of the questions that we will ask, but we have previous year questions, उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे so that we can analyze previous year questions of every state. अभी we are trying that we will give you at least 4 to 5 prominent states
के नोटिफिकेशन एंड सिलेबस वी विल डिस्कस विद यू सो दैट यू आर वेल वर्स्ड विद देम एंड कैन कनेक्ट प्रॉपर्ली, जिससे कि आप एक वेल फ्रेम्ड इंटेंशन के साथ आगे बढ़ सकें। ऑल्दो इंटेंशन आपकी है, लेकिन कभी कभी इंटेंशन सिर्फ डिजायर में रह जाती है। फर्क समझिए। जो भी कानून के ज्ञाता हैं अगर वो देख रहे हैं तो इंटेंशन वर्ड आईपीसी से अच्छा कोई आपको समझा नहीं सकता जब आप मेंस रिया पढ़ते हैं। द एस्पेक्ट ऑफ माइंड आप जितने तरीके से आईपीसी के जरिए पढ़ लेते हैं, ऐसा कभी भी आपको कोई नहीं समझा सकता। इवन साइकोलॉजी कैन नॉट टीच यू द वर्ड इंटेंशन द वे लॉ विल टीच यू। When we will discuss this particular subject and this particular topic called mens rea, you will see that how beautifully it has been described in Indian Penal Code by whatever name it will be called in future. Indian Penal Code का नाम बदल रहा है, तो किसी भी नाम से वो जाना जाए, अभी तो Indian Penal Code है, at least to this day when I am recording this particular video. ये वीडियोस आपको इंफॉर्मेशन सोर्स बन रही हैं क्योंकि ये आपको वही इंटेंशन डिराइव करने के लिए हेल्प करेंगी। Anyone is in the mood of becoming a judicial officer must watch these videos because that will help you to understand. It is containing the requisite information that is required for the purpose of creating that intention. आईपीसी की लैंग्वेज में वो मेंस क्रिएट करना है आपको, MENS मेंस। रिया इज गिल्टी, सो आईपीसी की लैंग्वेज में यू हैव टू क्रिएट दैट मेंस इफ यू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। Are you getting the point? So, having understood the fact that we discussed, let us move on to understand the syllabus of हरियाणा। मैं हरियाणा का सिलेबस क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसके दो कारण हैं। दिल्ली का जो प्रिपरेशन है, अगर आप दिल्ली का प्रिपरेशन समझ चुके हैं, एटीट्यूड समझ चुके हैं, कितने सब्जेक्ट्स कैसे आएंगे, अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे, तो द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट इज नॉट ओवर। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे तब हम और ज्यादा इक्विप्ड होंगे अपनी स्ट्रैटेजी और अपने लक्ष्य की तरफ। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी पहले हम सिलेबस देख रहे हैं, नोटिफिकेशन देख रहे हैं, सिलेबस देख रहे हैं। नोटिफिकेशन कैसे आता है और सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है, कि क्या क्या बातें हमें देखनी है एज फार एज सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड। हरियाणा में इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूं बिकॉज कॉमन सब्जेक्ट्स काफी हैं हरियाणा और दिल्ली के। दूसरी इसलिए मैं यहां पर इन्वॉल्व कर रहा हूं जिससे ये आपको समझ में आए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जब आप देखोगे तो मैं दिल्ली और हरियाणा के ही कंपेयर करवाऊंगा। हरियाणा थोड़ा कम इंटेंसिटी में क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन जो टेक्सचर है वो ऑलमोस्ट सेम है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने का जो आइडिया है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सब स्टेट्स में है, थोड़ा बहुत हिमाचल में भी। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यूपी, बिहार ये सब कम पूछते हैं, पूछते भी हैं तो 2-3 लाइनों के फैक्ट्स होते हैं, कोई बहुत बड़ा फैक्ट नहीं होता। कभी कभी इलस्ट्रेशन से ही फैक्ट बना देते हैं। लेकिन दिल्ली और हरियाणा ये ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें फैक्ट्स अच्छे खासे इलैबोरेशन में है, मतलब आपके सामने जैसे फाइल ही पड़ी हो। ब्रीफ में आपको पूरी फाइल के फैक्ट्स बता देंगे और उसमें हुई इन्वॉल्व लॉ के डिस्कशंस बता देंगे। दैट मीन्स अगर कोई इफ देयर इज एनी कंटेंशन अपॉन द पॉइंट ऑफ लॉ, then they will tell you in that particular question. They will start with brief facts of the case, and then what happened in the trial court, then what happened, what kind of applications have been given by the parties, then what trial court suggested and decided, then after that they went to this court, what that court did, now what will you do? That means there are going to be contentions upon law. You have to apprise the facts properly. That means you are sitting as a court of justice. To decide upon the matter. So that is a task that you have. It is very crucial to understand the entire question properly. ऐसे टेक्सचर के क्वेश्चंस हर स्टेट में नहीं पूछे जाते। ये दिल्ली इज at the you may say it is on the first number
on asking these type of questions, or you may say it is one of a kind to ask such kind of questions. ये अपने आप में वन ऑफ अ काइंड है, क्योंकि इतने इलैबोरेट और इस टेक्सचर के क्वेश्चंस किसी और स्टेट में नहीं पूछे जाते. Not even a single state is matching the texture of those questions. That is why it is hard to prepare for other states along with the preparation of Delhi Judicial Service Examination. देखो, एस्पायरेंट प्रिपेयर हर स्टेट के लिए कर लेता है, लेकिन फिर वही स्ट्रैटेजी आपको सही रखनी है. यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं. Because I tell you, if you are preparing for a single state, don't even dare to go to another state unless and until you are substantially prepared for that particular state you are targeting. तो जब आप DJSC के लिए substantially prepare कर लेंगे, मतलब जब आपकी mental training उस एग्जाम को लिखने के लायक हो जाएगी, तब आप दूसरे स्टेट के पैटर्न्स पे धीरे धीरे आइए. नहीं तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगी. It will be an entanglement, and you have to avoid these predicaments. Mind it, many aspirant does the same mistake. They keep on preparing for all, which is impossible. Why? Because the pattern is different. The number of hours that you have to devote for writing for a particular state is different from the number of hours you have to put in for a different state. Why? Because in Delhi, the primary task for you is that you have to read the question properly and find out the issues involved. ये सब काम आपको करने के लिए है ही नहीं. यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, यहां सब नहीं, इन सब स्टेट्स में नहीं है ये सब काम. आधा घंटा लग जाएगा आपको क्वेश्चन समझने में. Why I am focusing upon this? Because I am primarily dealing with these two states. जब मैं यूपी की चर्चा करूंगा तो मैं यूपी का पैटर्न समझाऊंगा, और ये सब भली भांति आपको PYQ में समझ में आ जाएगा. If you are understanding what I am trying to say. तो दिल्ली के साथ थोड़ा उससे कनेक्ट करता हुआ है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज. अब हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा है एंड व्हाट इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू अस, लेट अस सी. जस्ट अ मोमेंट. यस, देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन. मैंने आपको कल बताया था दिल्ली में क्या लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट इनवाइट्स. दिल्ली बीइंग अ यूनियन टेरिटरी इज द ओनली यूनियन टेरिटरी एंड द ओनली you may say the only regional part where High Court is conducting the examination. High Court invites the application because High Court is the sole authority to conduct and supervise the entire examination. Conduct of the examination is also of the High Court. But in other states, the State Public Service Commission is conducting the examination with the consultation with High Court. Consultation होती है High Court से. High Court उनको बोलता है कि इतनी वैकेंसीज हैं, आप इसको कंडक्ट करिए, और जो भी टेक्निकल एक्सपर्टीज आपको चाहिए वो हमें बताइए, हम देख लेंगे, पर कंडक्ट आप ही कराइए. इसीलिए कौन नोटिफाई कर रहा है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इज नोटिफाइंग. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 256 पोस्ट. ये 2020-21 की रिक्रूटमेंट थी, उसके बाद से अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है. कल दिल्ली का हमने जो पढ़ा था वो 2022 का था, इसलिए जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन दैट वी हैव फ्रॉम हरियाणा इज 2021. तो जो 21 में एग्जाम हुआ था वही हमारे पास लेटेस्ट है. उसमें 256 पोस्ट के लिए, which is 239 actual vacancy and 17 anticipated. I have already discussed about this fact. Right now we have existing vacancies, 17 are anticipated. Every one of you will get selected, whoever even falls under these 17, so don't worry about that. सिविल जज जूनियर डिवीजन हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच. देखो अब ये हरियाणा सिविल सर्विसेज जुडिशियल ब्रांच, मैंने आपको बताया था PCSJ लिखा जाता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज. अब प्रोविंस को हटा के, जो कि स्टेट भी बोल सकते हो, स्टेट सिविल सर्विसेज, इसको प्रोविंस को हटा के आप स्टेट का नाम डाल दीजिए, तो हरियाणा सिविल सर्विसेज जे जुडिशियल ब्रांच. जुडिशियल ब्रांच के लिए हम रिक्रूट कर रहे हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच नहीं है. एग्जीक्यूटिव जुडिशरी क्या होता है, सेपरेशन, सब हम लोग समझ चुके हैं, तो हमें ये सब अब चीजें समझने में टाइम नहीं लगेगा. इट इज
very important for you to read that those particular to watch those particular videos before you come to these, because there are several things that will be already unraveled. ये आपके segregation है, vacancies के सीट्स का किसको कितना मिल रहा है. फॉर एग्जांपल अनरिजर्व के लिए 156 सीट्स हैं, एससी के लिए 40, बीसीए के लिए 21, बीसीबी के लिए 11, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 11, टोटल एक्चुअल वैकेंसी 239. देन देयर इज ईएसएम एंड ईएसपी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, किन किन को कितना सीट अलॉटमेंट है. दीज आर टोटली डिपेंडिंग अपॉन ऑल द क्राइटेरियाज दैट द गवर्नमेंट सेट फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग अ परसेंटेज अपॉन द रिजर्वेशन. इस पे हमारी चर्चा नहीं है. ये सिर्फ ये देखने के लिए है कि हर स्टेट में अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट करी गई हैं और उन कैटेगरीज को रिजर्वेशन दिया गया है. आपने दिल्ली पढ़ा होगा तो वहाँ पर सिर्फ एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को दिया गया था. वहाँ पर ओबीसी को नहीं था, इसीलिए बीसीए, बीसीबी ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला. ये इस स्टेट के लिए रिजर्वेशन है. इसीलिए आपको अगर रिजर्वेशन का फ्रूट अवेल करना है, देन इन दैट केस you have to see that what state you are approaching, and if you have the eligibility criteria of taking reservation, or if you have been given reservation in that particular state or not. और अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट के लिए रिजर्वेशन है, या फिर जनरली किसी और स्टेट में अगर आप एससी एसटी हैं तब भी उस स्टेट में मिलेगा. ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग क्लियर करनी पड़ेंगी. दिस इज समथिंग विच इज टोटली बेस्ड अपॉन the laws made by the government of that state, also by the center, and also the interpretation given by the Supreme Court. तो वो चर्चा जो है वो हमारा अभी विषय नहीं है, तो हम उस पर तो नहीं जा रहे हैं. ना हम ये देख रहे हैं कि ये बीसीए, बीसीबी को कैसे परसेंटेज मिल रहा है, कौन सी सीट अलॉटमेंट्स क्यों की गई हैं. पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 4% के आसपास अब मिलता ही है विद द न्यू एक्ट. और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्वेशंस हैं. देखिए, ठीक है जी. एसेंशियल क्वालिफिकेशन, लेट अस सी व्हाट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन नाउ. जैसे हमने क्वालिफिकेशन दिल्ली में पढ़ी थी वैसे ही क्वालिफिकेशन यहां चेक कर रहे हैं. क्वालिफिकेशन बोलो या फिर इसको एलिजिबिलिटी बोल दो, वही लिखा है ना. देखो फर्स्ट स्लाइड देखो क्या लिखा है. कैंडिडेट्स फॉर 256 पोस्ट, एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स. जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे 256 पोस्ट के लिए, उनको हम दे देंगे सीट. और एलिजिबिलिटी कैसे आएगी? एलिजिबिलिटी आएगी पहले तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एलिजिबिलिटी. दैट मीन्स जो हमें आपके एग्जाम से पहले एसेंशियली आपके पास चाहिए वो क्वालिफिकेशन क्या है. इसीलिए वो एसेंशियल मीन्स ये तो होनी चाहिए आप पे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. हम आपको एग्जाम ही नहीं देने देंगे अगर आपके पास ये नहीं हुआ तो. ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है. नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड अ सिविल जज जूनियर डिवीजन अनलेस ही होल्ड्स अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉज. डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉज इसी को तो बोलते हैं लॉ ग्रेजुएट. और जो मेरा पहला वीडियो था करियर्स इन लॉ, दैट वाज ऑल अबाउट दिस, दैट द मिनिमम क्राइटेरिया दैट यू हैव टू होल्ड टू opt any dimensional career in law, you have to be a law graduate. अगर आप लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप लॉ में कोई करियर डेवलप नहीं कर सकते, नॉट इवन ऑफ अ पैरालीगल वॉलंटियर. जो पैरालीगल सर्विसेज हैं वो भी आप नहीं दे पाओगे. आप किसी एनजीओ से जुड़ के सिर्फ इन लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हो जो लॉ से जुड़े हैं, सो दैट दे गिव देयर सर्विसेज. आप कोई सर्विसेज नहीं दे पाओगे. अनलाइक यूके में आई रिमेंबर देयर इज एन इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ साइलेक्स, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एग्जीक्यूटिव्स. साइलेक्स बोलते हैं उसको वहां पर, CILEX. जस्ट इट इज एन FIY फॉर योर इंफॉर्मेशन. तो यूके में इसको साइलेक्स बोला जाता है. ये संस्था क्या करती है? ये संस्था पैरालीगल वॉलंटियर्स बनाती है. उनको थोड़ा बहुत कानून की जानकारी देके, उसकी ऑपरेशनल चीज़ें बता के, और कुछ एरियाज में उनको ठीक ठाक नॉलेज देके कानून की लोगों तक पहुंचाया जाता है कि आप जाइए और इनको सर्विसेज दीजिए. कभी कभी उनकी ड्राफ्टिंग सर्विसेज को एडवोकेट्स ले लेते हैं. कभी कभी कोई जेल में विजिट्स करनी हो, जैसे यहाँ तो एडवोकेट्स करते हैं, लीगल एड वाले करते हैं.
ऐसे वहाँ पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स को भेज दिया जाता है, लेकिन वो नॉन लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है वहाँ पर कि आप लॉ करें। यहाँ बिना लॉ किए आपको कोई लॉ में करियर डायमेंशन नहीं मिलने वाला। तो लॉ ग्रेजुएट इज द मिनिमम क्राइटेरिया दैट यू हैव टू अटेन बिफोर इवन यू मेक अ करियर इन लॉ। ये हम पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आई एम सॉरी। अनलेस ही होल्ड्स अ डिग्री ऑफ बैचलर्स ऑफ लॉ, तो आपको लॉ ग्रेजुएट होना पड़ेगा फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो एक यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड हो कानून से और रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया हो। तो ये तो बात बहुत सिंपल है कि कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, वो यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड है कानूनी तरीके से बनाई गई है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है लीगल एजुकेशन का और लीगल प्रोफेशन का। बार काउंसिल ऑफ इंडिया regulates the legal profession and also the legal education। तो लीगल एजुकेशन में जो सुपरविजन है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की है। तो BCI अप्रूव्ड होते हैं सारे लॉ कॉलेजेस और सारी यूनिवर्सिटीज जो लॉ पढ़ा रही हैं। बिना BCI के अप्रूवल के आप कोई भी लॉ कोर्स नहीं चला सकते, भले ही वो LLB हो, LLM हो या फिर PhD हो। The expression degree of Bachelor of Law means a degree entitling a candidate to be enrolled as an advocate under the Advocate Act, जिससे कि वो एडवोकेट एक्ट में एज एन एडवोकेट एनरोल हो सके, ऐसी डिग्री की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब वो लॉ की कोई ऐसी डिग्री ना हो जिसमें आपको वो कहते हो कि आप लॉ ग्रेजुएट हो लेकिन आप लॉ ग्रेजुएट नहीं हो। डिग्री यहाँ पर ये मतलब है कि जिस डिग्री को बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव करती है कि ये एडवोकेट बनने के लिए पर्याप्त है, हम उसी की बात कर रहे हैं और किसी भी डिग्री की बात नहीं कर रहे। और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जैसे हमने कल दिल्ली में पढ़ा था, मतलब दिल्ली में जो लास्ट वीडियो था, दिल्ली में भी यही लिखा हुआ है, यू आर आइदर प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट और एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन एडवोकेट, मतलब लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो, यही मतलब है उसका। यही 2 पैराग्राफ्स हैं उसके भी, तो सेम ही है। तभी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि अगर स्टेट वाइज एग्जाम है भी, जो हमारा जुडिशियल सर्विसेज के लिए वीडियो था, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आप देखें तो हर स्टेट में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। ये देखो अभी तक तो बिल्कुल यही चल रहा है, दिल्ली हरियाणा दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, एज चेंज बता रहे हैं बस ये। We saw that in Delhi the age minimum age for unreserved was 32 and for SC ST it was 37, 5 years more, and for PWD it was according to the particular category either 42 और 47, 10 साल और मिल जाते हैं उनको। यहां पर एज क्या है, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 21 ईयर्स, मिनिमम बता दिया। वहां मिनिमम नहीं बताया था लेकिन मिनिमम है, आप ग्रेजुएशन खत्म करते करते 21-22 साल लगा ही देते हो। मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स। तो यहां पर सबके लिए ही 42 ईयर्स का एक विंडो दे दिया है कि 21 से 42 मतलब इट्स गुड, 21 ईयर्स यू हैव गॉट, 21 साल तक बन सकते हो। 42 साल तक सोचिए आप एग्जाम दे सकते हैं हरियाणा का, 42 साल की उम्र तक आप हरियाणा में जज बन सकते हैं। व्हाट एल्स डू यू रिक्वायर? भले ही आपकी 18 साल की सर्विस ही रहती हो, 60 में आप रिटायर कर जाएंगे, अगर 42वें साल में आप जज बन रहे हैं तो 18 साल की सर्विस ही रहेगी। CJM भी रिटायर कर जाएंगे, वही बहुत बड़ी बात है। ADJ तक शायद आप प्रमोट हो जाएं अगर प्रमोशंस टाइमली हो रही हो, बट डजंट मैटर, दे वांट यू टू इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, why won't they allow you to do that? And I think every state must do that. That's my opinion. Every state must do that. You should allow everyone to come at any point of time whenever they require, and not more than 42 years as on this date. वो डेट आपको बता दिया कि कब आपके 42 साल पूरे होने चाहिए, that is closing date to apply for the post. इन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो डेट है, ये जिस दिन आपकी एप्लीकेशन का लास्ट डे होगा उस दिन तक अगर आप 42 के हो गए हैं तो आप नहीं दे सकते। तब तक अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब फिर से जैसे दिल्ली में लिखा हुआ था दैट इट शुड बी इन 2 सक्सेसिव स्टेज, फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड मेंस एग्जामिनेशन, थर्ड, जो उन्होंने थर्ड सक्सेसिव स्टेज बताई नहीं पर थर्ड स्टेज इज वाइवा। वो यहां पर साफ साफ लिख दिया, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट इन HCS। जो सिलेक्शन है विल बी मेड बाय होल्डिंग एन एग्जामिनेशन। जो सिलेक्शन है वो एग्जामिनेशन से होगी, और सिलेक्शन से पहले आपको क्या करना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप समझ चुके हैं,
एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप समझ चुके हैं क्या थी, उसमें भले सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं लिखा पर सिटीजन ऑफ इंडिया बहुत इंप्लाइड है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस एनरोल्ड एज एन एडवोकेट प्लस एज, इन सब फैक्टर्स को आप पहले ध्यान रखिए और उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है वो एक एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस पे होंगी, वही प्रिलिमिनरी जिसको आप प्री बोलते हैं, मेंस उसमें लिख दिया, रिटन एग्जामिनेशन ये रिटन होगा, और फिर वाइवा वोस मतलब इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, वही 3 स्टेज ऑलमोस्ट सेम, और हर स्टेट में यही 3 स्टेज मिलेंगे आपको। इसलिए जो ट्रेनिंग है वो तो प्री मेंस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही चलेगी, तो आपका जो मेंटल फ्रेम है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दीज 3 स्टेजेस ओनली। सिलेबस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। देखो दिल्ली में आपके पास 200 मार्क्स के एग्जामिनेशन थे, 200 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क ईच होता है, और नेगेटिव 0.25 मतलब 25% नेगेटिव। अगर एक भी क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका 0.25 कम हो जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग है। तो ये तो था दिल्ली का। हरियाणा में देखें क्या है, हरियाणा में इसी के विपरीत 125 क्वेश्चन आते हैं, 125। हरियाणा में देयर आर 125 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच। कितने नंबर का हो गया जी? 600 नंबर का पेपर हो गया ना। 125 125 250 250 500 नंबर का क्वेश्चन हो। ठीक है जी, 500 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ये 4 नंबर बता रहा है। देखिए, द क्वेश्चन पेपर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 2 hours। सी हाउ द नोटिफिकेशन हेल्प्स यू। आपको आज ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि 2 घंटे का पेपर होगा। दिल्ली जुडिशियल सर्विस के नोटिफिकेशन में नहीं था, लेकिन वो भी 2 घंटे का पेपर है। इट विल बी ऑल्सो ऑफ 2 hours। वहां पर 200 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे में करने हैं, यहां पर 125 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं। नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना कि आपको प्रिपरेशन किस एटीट्यूड से करनी है। 200 क्वेश्चंस 2 घंटे में, 12 सब्जेक्ट्स प्लस लीगल एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश। दिल्ली में इजी टास्क नहीं है, इसीलिए बहुत से लोगों का पीटी में दिल्ली में बहुत क्वेश्चंस छूटते हैं। ऊपर से मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ऊपर से उसके ऊपर आके भी कट ऑफ, इसीलिए वो टफ हो जाता है। पर है आसान, माइंड इट। डिस्कस कर लेंगे कि आसान कैसे बन रहा है और क्यों आसान होगा ये आपके लिए। यहां पर ये साफ साफ बता रहा है कि हरियाणा का पेपर, नोटिफिकेशन में बोल रहा है हरियाणा का पेपर 2 घंटे का होगा टाइम, और इट शैल कंसिस्ट अ मैक्सिमम ऑफ 125 क्वेश्चंस। 125 क्वेश्चन होंगे। एंड ईच क्वेश्चन शैल कैरी 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो हमें 500 मार्क्स मिल गए। एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.80 दैट इज 20% और से 1/5 मार्क शैल बी डिडक्टेड। दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग यहां भी है, हरियाणा में भी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग हरियाणा में भी है। कितनी है नेगेटिव मार्किंग? दिल्ली में 1/4 थी, यहां पर 1/5 है, और अगर आप 4 का 1/5 करेंगे तो 0.80 आएगा। दैट मीन्स एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 1/5 मार्क्स कट जाएंगे। इसका मतलब अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 4 नंबर पूरे उड़ जाएंगे। तो अगर आपने 120 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 5 गलत निकल गए, तो 120 इंटू 4 -4। पांच गलत निकल गए तो इंटू 420, तो वैसे ही कम कर दीजिए आप, बचे 480। 480 में से 4 और माइनस हो जाएंगे, तो बने आपके 476।
5 क्वेश्चन गलत करने पर आपको एक क्वेश्चन का नंबर खत्म हो जाएगा, मतलब 1/5 है तो ऑब्वियसली 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे यहां पर दिल्ली में 4 क्वेश्चन पे एक नंबर गया आपका, तो यहां भी नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट पे कट ऑफ्स खराब हो जाती है। एक एक क्वेश्चन बहुत क्रूशियल हो जाता है कट ऑफ में बने रहने के लिए। इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, जैसे दिल्ली में था, हरियाणा में नहीं है। ये डिफरेंसेस तो होंगे ही ना, तभी तो हम नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारा माइंड सतर्क रहे, विजिलेंट रहे, हम देख पाए कि हमें किस में कितनी अलर्टनेस चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए। यहां उतनी अलर्टनेस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 1/5 नेगेटिव है, 1/4 नहीं है। 1/4 होता सीधा 1 नंबर कटता, फिर 4 क्वेश्चन पे आपके 4 नंबर कट जाते। अभी 5 क्वेश्चन पे 4 नंबर कट रहे हैं, थोड़ा सा लीनियंट हो गया। मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच कि हमें इतने से ऊपर ही रहना है। ऑल्दो बच्चे अच्छा पढ़ के आते हैं तो कट ऑफ ऊपर ही जाती है। कट ऑफ अराउंड इसकी 360, 70, 80, 90 तक चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स एंड द क्वालिटी ऑफ एस्पायरेंट सिटिंग इन द एग्जामिनेशन। गेटिंग द पॉइंट? तो नेगेटिव मार्किंग भी है और हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन और मार्क ऑफ एवरी क्वेश्चन सब पता चल गया। नेगेटिव मार्किंग 1/5। और क्या है जी हमारे पास इसमें? नो नेगेटिव मार्किंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेगेटिव मार्किंग में नेगेटिव मार्क किया तो नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपने मार्क ही नहीं किया है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो इफ द क्वेश्चंस आर अनअटेम्प्टेड यू विल नेवर बी बॉदर, यू शुड नॉट बॉदर अबाउट द नेगेटिव मार्क्स फ्रॉम दोज क्वेश्चंस। तो अगर आपने 125 में से 100 ही क्वेश्चंस किए हैं, 25 किए ही नहीं है, तो उन 25 की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको 25 नंबर वो 4 into 5 20 नंबर कम नहीं कर रहा है वो आपके 25 क्वेश्चन ना करने पे। वो 25 क्वेश्चन नहीं किए, अनअटेम्प्टेड हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। जो अटेम्प्ट किए हैं, जो नेगेटिव मार्क किए हैं, उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, हमेशा ध्यान रखना। फिर आते हैं हम सिलेबस पे। अब सिलेबस का मैं आपको एक इसमें स्टेटमेंट बताना चाहता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। ऑल्दो दीज ऑल पैराग्राफ्स आर फ्रॉम द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओनली, बट आई वांट टू टेल यू अबाउट वन थिंग। एक चीज और कि जो अपर एज लिमिट है वो रिलैक्सेबल है 5 इयर्स तक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए, एंड फॉर ऑल अदर्स हु आर गिवन इन द नोटिफिकेशन ओनली। सो काइंडली रीड द नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली for all those who are in the reserved categories, so that you may see that if you belong to Haryana and to a special category reserved for the appointment in these services in Haryana, then you must read those paragraphs which are related to your to the reservation, and you will see that the relaxation of 5 years have been given again to SC, STs and other categories, and also 10 years for the PWDs. That means person with disabilities का 10 साल का relaxation है, यही जो दिल्ली में था। 5 साल SC, ST एक्स सर्विसमैन, ऐसे ही 5 साल यहाँ पे अन्य जो जितने बाकी बचे हुए रिजर्व कैटेगरीज हैं, और 10 साल PWDs के लिए था, यहाँ भी PWD के लिए है। PWD मीन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। और कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल्दो इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द PPT, बट इट इज मेंशन्ड देयर इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं क्विकली आपको द एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी है वो पढ़ देता हूँ सिटीजन ऑफ इंडिया की क्विकली। कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सिटीजन ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान or a Tibetan refugee. He came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India. A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and its East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India. See, in Delhi it was only citizen of India, but in Haryana they have expanded the horizon to other people who have migrated to India, sought refuge before a particular date that they mention, and then they want to permanently settle in India in the Haryana Judicial Services.
is also offering the eligibility to them to come to the judicial services to see that how much broad that they have made the horizon. कितना एक्सपेंसिव कर दिया इन्होंने, कितने लोगों को डाल दिया है इसमें कि आप सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, अगर सब्जेक्ट ऑफ भूटान या नेपाल भी हैं तब भी हम आपको अलाउ करेंगे कि आप जुडिशियल सर्विसेज में आ सकते हैं. बट यू मस्ट गेट दैट रिक्विजिट सर्टिफिकेट ऑफ अ सर्टेन काइंड दैट इज मेंशन्ड हियर इन द नोटिफिकेशन बिफोर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर इवन यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. तो वो सर्टिफिकेट के बहुत सारे रूल्स होंगे, वो सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटीज होंगी, क्राइटेरियाज होंगे, वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपका स्वागत है. हरियाणा जुडिशियल सर्विस में आप अप्लाई करके compete कर सकते हैं. इफ़ यू बिकम द जज, आप एक नेपाली जज भी हमें मिल जाएगा, हो सकता है हमें एक साउथ अफ्रीकन जज मिल जाए हरियाणा में. ऑल्दो सो फार वी हैवंट सीन सच पीपल, बट it is possible because the notification allows it. That is why it depends upon state to state. That is why to read about the notification is very very important for you. अब कोई तो यही सोच के चलेगा ना भाई सिटीजन ऑफ इंडिया को ही मिलता है उसी को मिलेगा. देखो ये नोटिफिकेशन अलग बोल रहा है कुछ आपके सामने. whatever I am reading is reading from the official notification, mind it. Because it was not that relevant, that is why it is not in the PPT. So syllabus of preliminary examination में क्या लिखा है वो मैं आपको बता दूं. The preliminary examination shall be of objective type with multiple choice question. जो हमने अभी syllabus of preliminary examination देखा, इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो बात एक और लिखी हुई है वो मैं यहां मेंशन करना चाह रहा हूं कि इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. और ऑब्जेक्टिव आंसर को अप्रोच करने के लिए या फिर वो अटेन करने के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू ही पूछना पड़ेगा. और मल्टीपल मतलब 2 और मोर. तो वो दो चॉइस भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी. एंड टू योर अम्यूज mostly it will be 4 questions and you have to choose one, 4 choices and you have to choose one. but हरियाणा देख लेना, पंजाब देख लेना, कभी कभी दूसरे स्टेट्स में भी 5 ऑप्शंस दे देते हैं. ई तक ABCDE लगा देंगे, 1 2 3 4 5 कर देंगे. 5 क्वेश्चन. मल्टीपल का मतलब यहां पर मल्टीपल मीन्स मोर देन 1 एंड मोर देन और 2 और मोर. यू मे अंडरस्टैंड दैट. तो मोर देन 1 मतलब 2 तो होगा ही होगा, 2 और मोर भी हो सकता है. तो मल्टीपल है, ठीक है जी. तो 2 और मोर ही मान के चलें, 1 तो होगा नहीं, तो 2 तो होंगे ही होंगे, सुनिश्चित है. तो 2 और मोर ही आप मान के चलें, मल्टीपल का यहां पर एस्पेक्ट है. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही तरीका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने का. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप. इसमें लिखा है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मेन रिटन एग्जामिनेशन विच शैल बी ऑफ सब्जेक्टिव नैरेटिव टाइप. जो कि अलग है मेंस एग्जामिनेशन से, जो कैसा है सब्जेक्टिव या नैरेटिव. नरेट करो, डिस्क्राइब करो, इसी को डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं. इन्होंने डिस्क्रिप्टिव को नैरेटिव बोल दिया. देखिए कैसे शब्दों को यूज किया जा रहा है, जबकि बात तो वही है. इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो अलग है. मेंस का एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव है. और सब्जेक्टिव क्या होता है आप समझ गए. सब्जेक्टिव का मतलब डिस्क्रिप्टिव, और वहां वो ये डिस्क्रिप्टिव को क्या बोल रहे हैं, नैरेटिव. तो अगर कहीं लिखा हो कि यू शुड स्पीक इन नरेशन, दैट मीन्स यू मस्ट स्पीक हाउ यू विल डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. आप नरेशन कीजिए. नरेशन मतलब समझाइए, बताइए. आई एम इन नैरेटिव राइट नाउ. आई एम डूइंग एवरीथिंग इन दिस क्लास एज इन नरेशन. आई एम नॉट डूइंग इट ऑब्जेक्टिवली, आई एम डूइंग इट सब्जेक्टिवली. आई जी बात समझ. तो मैं तो नैरेटिव हूं, मैं डिस्क्रिप्टिव हूं, मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आ रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं. द OMR शीट्स विल बी स्कैन बाय कंप्यूटर सो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रीचेकिंग. वो ये सब चीजें हमें जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है जी. और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, सिलेबस में एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है. The objective type multiple choice question for preliminary examination shall be from the syllabus for the main written examination. तो इन्होंने preliminary examination का syllabus नहीं दिया हुआ. इन्होंने क्या बोला
कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो वही है जो मेंस एग्जामिनेशन का है। इसका मतलब प्री एंड मेंस इन हरियाणा हैव सेम सिलेबस, same syllabus. If we talk about the syllabus of preliminary, whatever subjects you will prepare for preliminary is what you have to also prepare for mains. That means whenever you are preparing for mains, you have to prepare for pre in that particular on those subjects that you are preparing. कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि दिल्ली में कितना डिफरेंस था? 11 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा हैं मेंस में दिल्ली में, जो प्री में नहीं आ रहे। प्री में वो सब्जेक्ट्स पूछ ही नहीं रहे। ऐसे 11 सब्जेक्ट्स हैं जो दिल्ली में सिर्फ मेंस में आ रहे हैं। और हरियाणा में क्या लिख दिया नोटिफिकेशन में? जितने सब्जेक्ट्स मेंस में हैं उतने ही सब्जेक्ट प्री में हैं। दैट मीन्स जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे हरियाणा के लिए जो मेंस के सिलेबस में है, वो सब सब्जेक्ट्स आपको प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ने पड़ेंगे। उसमें कोई ifs and buts नहीं। That means no limitations, no subtractions, no additions. उल्टा वहां पर दिल्ली में तो 2 सब्जेक्ट प्री में ऐसे हैं जो मेंस में पूछ ही नहीं रहे। वो हमने मार्क किए थे ना। तो देखिए नोटिफिकेशन से आपको यह पता चला कि हरियाणा में जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से पढ़ने पड़ेंगे। कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं वो आपके सामने हैं। Before I see the subjects, I just want to read a paragraph for you in continuum to what I spoke right now. The objective type multiple choice questions for the preliminary examination shall be from the syllabus for the mains written examination. जो प्री का एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट्स हैं वो वहीं से होंगे जो मेंस के लिए हैं। The candidate shall be expected to have a general and basic overview of the main subjects. अभी आपको आइडिया जनरेट कर रहे हैं। एक पैराग्राफ आप ये छोड़ देते जबकि इसको पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपको एटीट्यूड दे रहे हैं। किस चीज का? प्रिपरेशन का। और किसका? स्ट्रैटेजी बनाने में आपको हेल्प करेगा। ये कह रहा है द कैंडिडेट शैल बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरल एंड बेसिक ओवरव्यू ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखो उसने कुछ एडिशन कर दिया आपके लिए। पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है मेंस और प्री के सब्जेक्ट सेम है, पर वो ये कह रहा है कि जो ये मेंस के सब्जेक्ट्स हैं जो प्री में भी पूछे जाएंगे, इनका तो आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, पर आपको कुछ और भी आना चाहिए एडिशनली। क्या आना चाहिए? ये कह रहा है एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस ऑन करंट इवेंट्स। यू मस्ट ऑल्सो बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस ऑन करंट इवेंट्स। कौन से इवेंट्स? करंट में तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। कौन से इवेंट्स कह रहे हो? स्पोर्ट्स के, किसके? साइंस एंड टेक के, किस चीज के? कोई इकोनॉमिक्स के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, किस चीज के? वो सब नहीं बता रहे, लेकिन बोल रहे हैं कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये कैसे इवेंट्स होंगे? ये वैसे इवेंट्स होंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको लीगल न्यूज देखनी है और आपको करंट अफेयर्स। अब ये लीगल नहीं बोल रहा है, लीगल न्यूज तो इसमें इंक्लूडेड है, पर ये लीगल बोल नहीं रहा है। दिल्ली में लिखा हुआ था लीगल एप्टीट्यूड, करंट लीगल अफेयर्स लिखा हुआ है दिल्ली में। दिल्ली में लीगल अफेयर्स लिखा है, इसका मतलब आपको लीगल न्यूज पढ़नी है पिछले 6 महीने की, 1 साल की। लेकिन यहां लीगल नहीं लिखा,
यहाँ लिखा है द कैंडिडेट शैल बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरल एंड बेसिक ओवरव्यू ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स, मतलब लॉ के सब्जेक्ट्स का बेसिक और जनरल ओवरव्यू करिए, एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अब कोई पूछे इनसे नेशनल इंपॉर्टेंस पे तो बड़े इवेंट्स है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक है, स्पोर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, नेशनल इवेंट्स हैं, नेशनल हॉलीडेज हैं, फेस्टिवल्स हैं, कल्चर्स हैं। क्या किस चीज का प्रिपरेशन करें? क्या आगे कुछ लिखा है देखें, इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड गवर्नेंस, इसके आगे तो कुछ नहीं लिख रहा, फिर लिख रहा है इंडियन मतलब ऑल्सो, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड गवर्नेंस, डजंट मैटर, हम हिस्ट्री तक ही लिखते हैं। द कैंडिडेट शैल ऑल्सो बी टेस्टेड फॉर हिज एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ले एक और चीज, रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स एंड एप्टीट्यूड। एनालिटिकल स्किल्स, देखिए ये तो बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ लॉ ग्रेजुएट लेवल, और जो स्टैंडर्ड होगा वो एक लॉ ग्रेजुएट जैसा, मतलब आपने लॉ का ग्रेजुएशन किया है उतना ही लेवल का पेपर होगा। हम बहुत डीप में, जितना आप 3 साल ग्रेजुएशन अपनी लॉ ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जिन एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं उन एस्पेक्ट्स तक ही लेवल रखेंगे हम। ऐसा नहीं कि आपसे बहुत डीप जा जाके बहुत सारी चीजें पूछेंगे। तो अगर आपने आईपीसी जितनी लॉ कॉलेज में पढ़ते हो उसी हिसाब से पूछ लेंगे, जरूरी नहीं है कि हम पूरे 511 सेक्शन से एक एक सेक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। जो जनरल आप पढ़ते हो उसमें से ही पूछ लेंगे हम आपसे, तो ईज कर दिया। देखो मुझे यह समझ में आया कि लॉ ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा। लॉ ग्रेजुएट लेवल का मतलब जो आपको प्री और मेंस में बेसिक नॉलेज चाहिए लॉ सब्जेक्ट्स की, ये सब्जेक्ट्स की नॉलेज कहां तक सीमित रख सकते हो, वहां तक जहां तक आपने लॉ ग्रेजुएशन में जितना पढ़ा है। अगर आपने आईपीसी में कुछ प्रोमिनेंट सेक्शंस ही पढ़े हैं लॉ ग्रेजुएशन में, क्योंकि ये सारी चीजें रेगुलेट करता है बीसीआई। आप सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको लॉ कॉलेजेस में, ये बीसीआई रेगुलेट करता है। लीगल प्रोफेशन और लीगल एजुकेशन दोनों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। तो वही लोग सेट करते हैं ये सब चीजें कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको रखने हैं इनको पढ़ाने के लिए। ऐसे तो हमारे पास 36,000 लेजिस्लेशन हैं। हम चाहें तो हम तो कोई भी लॉ पढ़ाने बैठ जाएं आपको, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको पहले प्रोसीजरल लॉज मेजरली पता हो और कुछ अच्छे सब्सटैंटिव लॉज पता हो। तो इसीलिए वो मर्केंटाइल लॉज भी इंक्लूड करवाते हैं, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़वाते हैं, वो आपको टॉर्ट पढ़वाते हैं, वो आपको पार्टनरशिप सेल ऑफ गुड्स पढ़वाते हैं, एसआरए पढ़वाते हैं, लिमिटेशन पढ़वाते हैं, वो प्रोसीजर पढ़वाते हैं, सीपीसी सीआरपीसी पढ़वाते हैं। पढ़वाने को तो आपको वो दुनिया जहान के सेबी और ना जाने कौन कौन से पोर्ट ट्रस्ट एक्ट और दुनिया जहान की लॉज है हमारे पास, सब कुछ पढ़ाने लग जाएंगे वो आपको। Mind it, we have 36,000 laws in our country. If you combine the central and the state laws and also the rules made by the subordinates, if we combine them, it is more than 36,000. I'm only talking about the acts made by the Parliament and the State Legislative Assembly. So if we talk about the Parliament legislated laws till date, since inception, all those which have been received and all those which have been created, made, enacted. So whatever is being done by the Parliament and the State Legislative Assembly so far, the laws that are enacted, if we combine them, it is more than 36,000. And we are the most legislative country in the entire world. That means we have law for everything. I think I have given this fact to you in the first video itself. If not, then you take the fact now.
तो अगर बीसीआई रेगुलेट नहीं करेगी तो लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्या करेगा? उन 36,000 में से कुछ भी उठा लेगा, कुछ भी पढ़ा देगा। आप हैं दिल्ली में, लेकिन आपको पढ़ा देगा वो हिमाचल प्रदेश के लोकल एक्ट्स। या जम्मू कश्मीर के एक्ट्स पढ़ा देगा आपको। पर ऐसे वो कॉमनैलिटी, वो यूनिफॉर्मिटी लीगल एजुकेशन में नहीं आ पाएगी। What is crucial is for you to understand that they want you to read the basics of procedure. They want you to read the basics of all those substantive laws that are applicable everywhere. वो नहीं चाहते कि आप सिर्फ रणबीर पिनल कोड पढ़ेंगे, वो चाहते हैं कि आप आईपीसी पढ़ें। And everyone should read IPC. IPC is applicable everywhere. They also set you free, the states, they also set you free that the states may include some local subjects also as an option, but they must not avoid the uniform laws. अब हिंदू मुस्लिम लॉ सबको पढ़ाया जाता है। एक्सक्यूज मी। हिंदू मुस्लिम लॉ सबको पढ़ाया जाता है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप सबको पढ़ाया जाता है। आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी सबको पढ़ाया जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन सबको पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये एक जनरल फैब्रिक, एक यूनिफॉर्मिटी को, एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको रेगुलेट करना जरूरी है ना भाई, कोई अपनी मनमानी ना करता रहे। और जब बीसीआई रेगुलेट करके आपको ये सब्जेक्ट्स बता देती है कि ये पढ़िए, तो वो ये भी बताती है कि इसमें मेन आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इतने बड़े एक्ट्स हैं, ये खत्म नहीं होते जल्दी से। जब हम कोर्स करेंगे, वी विल सी दैट सीआरपीसी इज टेकिंग नॉट लेस देन 3 to 4 months, हैविंग अ क्लास ऑफ 3 hours डेली। तो यू विल गेट दैट शेड्यूल, बट इट टेक्स दैट मच ऑफ टाइम। और कॉलेज में तो आपकी 1 घंटे क्लास चलती है, 6 महीने में से 4 महीने पढ़ते हो, तो देयर इज अ डिस्पैरिटी। तो देयर इज अ लिमिट इन द सिलेबस। हर चीज नहीं पढ़ा रहे वो आपको, और बहुत डीप में नहीं पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ा रहे हैं। और देखिए हरियाणा के नोटिफिकेशन ने साफ साफ इस पैराग्राफ में क्या बोला, बेसिक पढ़िए और लॉ ग्रेजुएट लेवल तक का पढ़िए। इसका मतलब आपकी डीप जो इंक्वायरी थी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट हैज बीन कंटेन्ड। No deep inquiry is required in any subject, but what you have to do, you have to read it properly, you have to cram it, and you have to read almost at least those parts from which the question may be asked, which are important for us. वो आपको कोर्स के दौरान पता चली जाएगा कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चंस आते हैं, कहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दी कोर्स इटसेल्फ। सो यहां से हमें लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली कि हरियाणा में आपको सिर्फ लॉ सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ने, आपको करंट इवेंट्स भी पढ़ने हैं। करंट इवेंट्स में जितने भी डायमेंशंस होते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में पढ़ने हैं। मतलब कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है तो वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एशिया कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, किस सन में होगा। नेशनल कोई इवेंट हो रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे G20 आपके लिए बहुत फेमस हो जाएगा। शंघाई कॉरपोरेशन की SCO की जो आपकी मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, कौन कौन आए थे, कौन देश नहीं आए थे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बेसिक होनी चाहिए। इसमें कौन सा मेंबर है जो ऐड कर दिया गया इस बार, अफ्रीकन यूनियन क्या है, कितने स्टेट्स हैं अफ्रीकन यूनियन में, ये छोटी छोटी जानकारी अगर आपको होगी तो आप ये, और माइंड इट, 125 में से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसी से आएंगे। वो आपसे इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछ सकता है। दैट मीन्स नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, लीगल हिस्ट्री। दैट मीन्स आपको इंडियन लीगल सिस्टम जो एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है अपने लॉ ग्रेजुएशन में, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट तक ही नहीं रुकना था कि जितने मेंस में लॉ सब्जेक्ट है वो प्री में आएंगे, क्योंकि मेंस में आपसे ये सब चीजें नहीं पूछ रहा वो। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का एग्जाम नहीं, वहां ये पूछ लेता मेंस में भी। लेकिन यहां मेंस में आपको लॉ सब्जेक्ट्स ही पूछेंगे। तो लॉ सब्जेक्ट्स तो है ही प्री में, लेकिन उसके एडिशनली ये सारे पर्सपेक्टिव्स भी हैं। द फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज करंट इवेंट्स। करंट मतलब अभी जो हुआ, करंटली, अभी जो हुआ, आज से कुछ महीनों पहले, अभी अभी जो गुजरा,
बहुत पुराना नहीं पूछ रहे आपसे वो। तो 6 महीने से 1 साल, मैंने आपको कल भी एक विंडो दी थी। 6 मंथ्स मिनिमम आप पढ़िए, नहीं तो 1 साल पीछे तक आप सारा इवेंट्स पढ़ डालिए। क्या क्या इवेंट्स हुए हैं मेन प्रोमिनेंट। स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ है, साइंस एंड टेक में क्या हुआ, चंद्रयान 3 गया तो 2 कब गया था, या और कौन से पीएसएलवी जीएसएलवी रॉकेट्स हमने लॉन्च करे हैं, कौन कौन सी सैटेलाइट्स हमने भेजी हैं, किस किस देश की सैटेलाइट्स हमने कैरी करी हैं, कहां से भेजते हैं हम, सतीश धवन से भेजते हैं, कौन भेजता है, इसरो भेजता है। अभी सतीश धवन नाम है कि व्हाट द नेम इज, कहां पे है ये स्थित, ये सारी बातें, ये इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल में आ गई। दूसरा, इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी पढ़नी है। हिस्ट्री मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले की गतिविधियां, कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, कब ये लास्ट सिटिंग थी, कब साइनिंग हुआ, कब ये अडॉप्ट हुई और कब ये इनैक्ट हुई, कब विद इफेक्ट फ्रॉम डेट है, ये सारी हिस्ट्री में आ गया। कितने मेंबर्स थे, गेटिंग द पॉइंट। 1946 में पहली बार बैठ गए थे, 1947 में विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो कितने मेंबर्स उठ के पाकिस्तान चले गए होंगे ना, तो फिर कितने रह गए, कितने साल लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गए। ड्राफ्टिंग किसने करी थी, ड्राफ्ट करके दिया बेनेगल नरसिंह राव ने, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनके साथ 7 और मेंबर्स थे, उन 7 मेंबर्स का नाम पता होना चाहिए आपको। उसमें आयंगर थे, अय्यर थे, कौन कौन थे, सबका नाम पता हो। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एक पैरेलल पार्लियामेंट की तरह भी काम करती थी, जो लेजिस्लेशन कर रही थी। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन कौन थे, और जब आप एज अ पार्लियामेंट सिट कर रहे थे, मतलब एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी व्हेन यू वर सिटिंग, हु वाज द चेयरमैन देन, ऑल दिस बिलोंग्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। एंड ऑल्सो फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन व्हाट in our constitution, because sometimes it is also called that our constitution is the bag of borrowings. कहां कहां से हमने क्या क्या बोरो किया है। जैसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हमने जापान से लिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने यूएस से लिया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम मोस्टली हमने यूएस से लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से ली, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी हमने जर्मनी से लिया। ये सारी चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का पार्ट है। फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज द सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले कौन कौन सी अथॉरिटीज थी हमारे पास, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स या मोंटेगो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स। उससे पहले हमारे जो कौन से काउंसिल एक्ट्स थे, 1858 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने शुरू हुए, उससे पहले काउंसिल एक्ट्स थे, काउंसिल एक्ट से पहले पिट्स इंडिया एक्ट था हमारा, फिर रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 से हमारा शुरू होता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जब से हम कानून के तहत गवर्न करे गए क्राउन से और ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो कंपनी राज जब शुरू हुआ 1773, और जब क्राउन का राज शुरू हुआ 1858, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का हिस्सा है। तो 1773 से 1947 तक आ जाइए और थोड़ा थोड़ा ब्रीफ सब जगह पढ़ डालिए, बहुत डीप जाना नहीं। जितना आप लॉ ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं उतना पढ़ के आइए। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, इंडियन लीगल हिस्ट्री चाहिए, इंडियन लीगल हिस्ट्री भी यही है, ये सब समाहित है कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडियन लीगल हिस्ट्री में, कि इंडियन लीगल हिस्ट्री में लॉ कैसे बनाया गया, किस आधार पे, किसने कैसे और कौन सी बॉडी के थ्रू बनवाया, वो सब इसी में आ जाएगा। आप जब ये पढ़ेंगे तो यू विल बी वेल वर्स विद दैट। ये सब प्री का पार्ट है, 10 से 12-15 क्वेश्चंस आ जाते हैं इन सब इवेंट से, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस लॉ से, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। रीजनिंग, एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल्स, इस पे क्वेश्चन नहीं देखा गया है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन असेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ज्यादा रीजनिंग पे कभी कोई सवाल ऐसा सच नहीं पूछा। एक आधा वो मिसिंग वर्ड का सवाल एक आधा पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो नहीं पूछेंगे। ये क्रूशियल है, ऊपर इवेंट्स क्रूशियल है, इवेंट से पूछते हैं, ये लीगल हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से पूछते हैं सवाल, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
अब हम प्री में मेंस वाले कौन से सब्जेक्ट्स हैं लॉ के जो आएंगे वो देख लेते हैं। वो सब्जेक्ट्स हैं इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को अगर आप 1 2 3 4 करना चाहें तो 1 2 3 4, सीपीसी 5, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, ये लोकल एक्ट हो गया पंजाब कोर्ट्स, ये किसी और स्टेट में नहीं आएगा। बाकी देख ही रहा होगा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस सब जगह कॉमन है, सीपीसी हर जगह पूछा जाता है, कॉमन सब्जेक्ट चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉमन है, पार्टनरशिप कॉमन है, सेल ऑफ गुड्स कॉमन है, पैसिफिक रिलीफ एक्ट कॉमन है। 10 रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो रेंट कंट्रोल हमेशा जब भी आप देखोगे ये स्टेट एक्ट होता है, मतलब स्टेट के सब्जेक्ट में आता है रेंट कंट्रोल करना, तो इसीलिए यहाँ पे हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट है, ये कॉमन नहीं है, ये हरियाणा का लोकल लॉ है। तो एक लोकल लॉ हो गया पंजाब कोर्ट्स एक्ट, एक हो गया रेंट कंट्रोल एक्ट। फिर कस्टमरी लॉ हमेशा स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, इसीलिए ये भी एक लोकल एक्ट हो गया, ये कॉमन नहीं है। हिंदू लॉ कॉमन है। फिर मुस्लिम लॉ कॉमन है 13, रजिस्ट्रेशन कॉमन है 14, लिमिटेशन एक्ट कॉमन है, लिमिटेशन भी एक्ट है 15, करंट अफेयर्स, लीगल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी समझाया। 15 सब्जेक्ट जो हैं ये लॉ के हैं, 15 सब्जेक्ट्स प्री एंड मेंस। प्री और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो है 15। सारे सब्जेक्ट्स जो प्री में हैं वो मेंस में भी पूछे जाएंगे, इसका मतलब आपको क्रैम भी करना है और एनालिटिकल भी होना है, डिस्क्रिप्टिव भी लिखना है, तो आपको दोनों ही तरफ से तैयारी करना पड़ेगा इन सब सब्जेक्ट्स का। करंट अफेयर्स बता दिया मैंने आपको, लीगल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सब बता दिया आपको क्या पूछा जाएगा। तो तैयारी की एक दिशा मिल जाती है अगर आप नोटिफिकेशन सही तरीके से पढ़ लें। तो कोई पूछता है कि सर इसमें क्या पढ़ना है, सर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़े, सर इसमें ऐसे सवाल आ रहे हैं, ये कहां से मिलेंगे। अरे एक बार नोटिफिकेशन का पैराग्राफ पढ़ तो लो, आपको खुद ही बता रहा है वो क्या पढ़ना है। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इनकी इंटेंशन को आपको समझाया है कि द स्टेटमेंट दैट दे हैव रिटन मीन्स व्हाट। I have just tried to explain it to you so that you can understand that this is the way I have to go. Now the confusions are removed. Start working on it. अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे एमपी जैन खरीद के कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डीप में पढ़ना है क्या। नहीं भाई, नहीं पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और थोड़ा डेवलपमेंट पढ़ना है। जितना कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत आपको आता है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और थोड़े बहुत पॉलिटी के हिस्से, थोड़े बहुत ये रिवाइज कर जाइए, दैट्स इट। उसी से काम बन गया आपका। क्लियर है जी ये बात। सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन, देखिए मेंस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर्स, 6 पेपर होंगे, 5 रिटन एंड 1 वाइवा वोस। अब ये मेंस एग्जामिनेशन के 6 पेपर नहीं हैं, ये 5 ही पेपर्स हैं, 5 एग्जाम्स। अगर आप इन 5 एग्जाम्स को मेंस के क्लियर कर लेते हैं तो आप वाइवा वोस पे जाते हैं, ठीक है। दे हैव रिटन इट डिफरेंटली। नोटिफिकेशन में ऐसे ही लिखा हुआ है, डोंट वरी। ये मत समझिए कि नोटिफिकेशन में ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, नोटिफिकेशन में बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। अगर आप पॉइंट नंबर 13 पढ़ेंगे तो आपको यही दिखेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि जो पीपीटीज हैं ये बहुत लिमिटेड हैं, पर ये नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट रीआइटरेशन हैं, मतलब नोटिफिकेशन में जैसे लिखा है वैसे ही छाप दिया गया है। कुछ अमेंडमेंट आप बस ये देख सकते हैं कि ये 3 चीज़ें ऐड करी गई हैं, ये ऐसे नहीं लिखी हुई हैं, पर ये अगर आप समझ गए थे, मैंने वो पैराग्राफ पढ़ा के आपको समझाया है, तो ये तीनों ही पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो इसी हिसाब से पीपीटी बनाई गई है। And if you want to assess the entire notification, then you can always visit the Drishti website, and from there you can take out the resource. तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। लेटेस्ट जो भी अभी लास्ट एग्जामिनेशन हुए हैं, इन सब की नोटिफिकेशन उस स्टेट की प्रिपरेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं तो वो आप लास्ट नोटिफिकेशन ज़रूर निकाल के पढ़ो,
और वो आपको अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट पे। सो फ्रॉम देयर यू कैन ऑलवेज रीड। करंट अफेयर्स, लीगल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इसका हमें समझ में आ गया है। अब मेंस एग्जामिनेशन में 6 पेपर लिखे हुए हैं बिकॉज दे आर इंक्लूडिंग वाइवा वोस, बट अदरवाइज देयर आर 5 मेन पेपर्स। वाइवा वोस तो ओरल है ना, और 3 स्टेज हैं, तो ये तीसरा स्टेज है और ये ओरल है, रिटन नहीं है। इसका मतलब 5 पेपर होंगे। 5 पेपर कौन से होंगे ये देखिए। सिविल लॉ 1 200 मार्क्स, सिविल लॉ 1 2 क्रिमिनल लॉ, ऐसा ही दिल्ली में था, ऐसा ही बाइफिकेशन यहाँ पे भी है। हर जगह सेम नहीं होता, लेकिन देखिए सिमिलैरिटीज में आपको क्यों ड्रॉ करवा रहा हूं, क्योंकि दिल्ली हरियाणा का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, और जो सिलेबस का पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट कॉमन है। अभी इसके बाद मैं आपको कॉमन सब्जेक्ट से दिखाऊंगा दिल्ली और हरियाणा के, वो आपको दिख जाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट तो कॉमन ही है। और उसके जब आप क्वेश्चन पैटर्न देखोगे, क्वेश्चन का टेक्सचर देखेंगे, तो वो भी आपको सिमिलर ही दिखेगा। है फर्क, लेकिन एटीट्यूड वही डेवलप किया गया है। जिस एटीट्यूड को आपको दिल्ली में पढ़ना है, उसी एटीट्यूड से आप हरियाणा भी आराम से पढ़ लेंगे। इसीलिए दोनों स्टेट्स की तैयारी साथ में चल सकती है। और अगर आप पंजाबी लैंग्वेज जानते हैं तो आप पंजाब की भी प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली आप आराम से निकाल सकते हैं। और थोड़े अगर आपको हिमाचल भी टारगेट करना है तो टू अ वेरी गुड एक्सटेंट यू कैन ऑल्सो डू हिमाचल, टू अ वेरी गुड एक्सटेंट आप हिमाचल की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चारों स्टेट्स आप इकट्ठे पढ़ सकते हैं। सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अगर हिमाचल का वीडियो नहीं आया तब तक तो आप हिमाचल का नोटिफिकेशन भी साथ में पढ़ लीजिएगा, और जो पंजाब देना चाहते हैं वो पंजाब का नोटिफिकेशन साथ में पढ़ लें। तो आई एम गिविंग यू द क्लस्टर, इट इज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड एचपी। ये चारों स्टेट्स ऑलमोस्ट सिमिलरली प्लेस्ड हैं। आपको नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा, एलिजिबिलिटीज भी ऑलमोस्ट सेम है। वो जो plausible differences in the reservation is different, that is what you have to take care in every subject in every state। तो state wise होगा ना। तो इन चारों स्टेट्स का सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर सब्सटैंटिवली, और क्वेश्चंस का टेक्सचर भी सिमिलर, और कैसे पूछे जा रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर। थोड़ा हिमाचल का डिफरेंट है। We will see that when we will do the notification, or otherwise you can just take out the notification and see। तो नोटिफिकेशन को ज़्यादा आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, और बहुत पुराने नोटिफिकेशंस, क्योंकि वेबसाइट से, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ से उठाने में दिक्कत होती है कभी कभी। यू फेस चैलेंजेस इन रिट्रीविंग दोज फाइल्स एंड information from those particular websites which are official। So that is why, to facilitate that, I have asked the concerned team to upload that for you on the Drishti website। So resourceful website, you will get tremendous things there। It's going to be like a one-stop solution for you, so you can always access that and take out the notification, and those notifications will be original notifications। That means a copy of the original। जो लिखा है वही वर्बैटम उसमें छापा गया है, कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं किया। क्योंकि various websites you will go to, you will see that official notifications are not uploaded। वहाँ पर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से लिख के दे दी गई होती है। कुछ लोग अपने ही लैंग्वेज में वो लिख के बताते हैं कि ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, इसमें ये करना है, वो करना है। कई बातें उसमें इधर उधर हो जाती हैं, गलत होती हैं, या फिर इंटरप्रिटेशन सही नहीं हो पाती अगर स्टेटमेंट सीधा ना दिखे आपको। तो ये बात कोई नहीं बताएगा ना आपको। जैसे हमने यहाँ पढ़ी कि आपको लॉ ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करनी है, ये नहीं लिखेगा कोई। तो आपको ये सारी पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ोगे। सो यू कैन रिलाई ऑन दोज पर्टिकुलर PDFs दैट वी आर अपलोडिंग। सिविल लॉ 1 200 मार्क्स का, दिल्ली में भी ऐसा ही था। अब सिविल लॉ 1 में दिल्ली के सब्जेक्ट्स अलग थे, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं देखिए। CPC, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, ऑब्वियसली लोकल एक्ट्स आएंगे ही, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973। यही वो रेंट कंट्रोल एक्ट है जो हम वहाँ लोकल बोल रहे थे। तो इसमें 2 लोकल सब्जेक्ट्स भी आ गए, और ये सारे सब्जेक्ट्स। फिर सिविल लॉ 2 आता है, सब्जेक्ट्स चेंज हैं। सिविल लॉ 1 में वहाँ अलग सब्जेक्ट्स थे, यहाँ अलग सब्जेक्ट्स हैं। सिविल लॉ 2 200 मार्क्स, वहाँ भी सिविल लॉ 2 था, यहाँ भी सिविल लॉ 2 है। पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हिंदू लॉ, मॉमडन लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन। अब आप इस पेपर का टेक्सचर देखिए। कस्टमरी लॉ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा,
लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन और लिमिटेशन वैसे ही बहुत लिमिटेड एक्ट्स हैं, सारा का सारा खेल हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पे है। देखिए जहां नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं, यहां पर ऑलमोस्ट आपके कितने हो गए, 7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, सॉरी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सब्जेक्ट सिविल लॉ 1 में है, जिसमें सीपीसी भी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, यही प्रोमिनेंट एक्ट्स हैं इन दोनों में। फिर उसके बाद पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बड़ा है और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एसआरए सेल ऑफ गुड्स और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये इन सब से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एसआरए से 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। जहां पर ऑलरेडी 2 बड़े बड़े एक्ट्स हों, सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो बहुत बड़े एक्ट्स हैं, ह्यूमंगस एक्ट्स हैं, बहुत पर्सपेक्टिव्स हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, जिसके लिए मेन तैयारी करने के लिए नॉलेज बेस, जो अपने नॉलेज वाला जो पर्सपेक्टिव था, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम में बहुत सब्सटैंटिवली पार्टिसिपेट करते हैं और एग्जाम में इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, because number of concepts are there and number of questions they will ask you, and there are number of problems that they may ask you while they are asking you the questions. That is why, and to take care of these subjects is very crucial. CPC CRPC पढ़ाना कोई जनरल सा टर्म, जनरल चीज नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर है, प्रोसीजर इज वेरी इलैबोरेट, वेरी एग्जॉस्टिव, so you have to read it threadbare. That means it's a colossal stroke. ये शुरू से एंड तक एक माला पिरोनी पड़ती है और हर चीज में, हर एस्पेक्ट पे सब कुछ कनेक्ट करके पढ़ना होता है, तब जाके आपको प्रोसीजर समझ में आता है। जहां ऐसे क्रूशियल एक्ट्स हों, उनके साथ 6 सब्जेक्ट और डाल दिए, तो यहाँ पर फिर भी एक सही एलोकेशन है सब्जेक्ट में 200 मार्क्स की। यहाँ तो ये कस्टमरी लॉ बहुत ही छोटा सब्जेक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन से 1 या 2 क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ऊपर बन ही नहीं पाते, लिमिटेशन से भी 2 से 3 4 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ऊपर नहीं बन पाते, जहां पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्रूशियलिटी है। तो सारा का सारा 200 मार्क्स का जो भार है वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पे चला गया। इसका मतलब, और यही डीजेएस में नहीं था, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में ऐसी एलोकेशन नहीं है कि वो कुछ सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा भार डाल दे। वहां पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वैसे ही बहुत इलेबोरेट थे, 2-2 3-3 क्वेश्चंस भी वो हर एक से पूछेंगे, 2-2 क्वेश्चंस भी, तब भी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका भार कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ तो 4-5 सब्जेक्ट, 4 या 5 क्वेश्चंस इनमें से आए, नीचे वो 2 में से, और हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ पे सारा भार आ गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका मतलब हरियाणा में प्रिपरेशन के लिए हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को बहुत ही एग्जॉस्टिवली पढ़ना होगा। एग्जॉस्टिवली मीन्स प्रिपेयर प्रॉपरली, प्रॉपरली प्रिपेयर करना होगा। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो है ही, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस तो है ही, बाकी सब सब्जेक्ट्स भी हैं, लेकिन ये बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर 200 मार्क्स में से आप 20-30 मार्क्स भी अगर इन 2 सब्जेक्ट्स को दे दोगे, तो आपका 180, 150 भी, 50 भी मार्क्स मान के चलो, तो 150 नंबर हिंदू मुस्लिम लॉ पे है। 150 मार्क्स अगर किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को एलोकेट कर दिए, तो 75-75 नंबर के क्वेश्चन पूछने का मतलब, आप, अगर मैं इक्वल भी बाइफिकेट करूं, आप हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट मीन्स ये तो बहुत एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो, एक स्ट्रैटेजी बन गई हमारी हरियाणा में। सिविल लॉ 2 का पेपर क्लियर करने के लिए आपको हिंदू मुस्लिम लॉ पे कमांड चाहिए। सिविल लॉ 1 में आप एविडेंस और सीपीसी पे तो कमांड लाएंगे ही लाएंगे, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, गुड्स, सेल ऑफ गुड्स स्पेसिफिक और हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल और कस्टमरी लॉ पे थोड़ा कम निर्धारित रह सकते हैं। मतलब वहां पर अगर आपको ये सब्जेक्ट्स नहीं भी आते होंगे, तो आप 4-5 सब्जेक्ट से काम बना लेंगे, लेकिन यहां सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट हैं और इनकी क्रूशियलिटी बहुत ज्यादा हो गई। प्रिपेयर तो आपको हर सब्जेक्ट पूरा अच्छे से ही करना है,
पर मैं आपको एक बैलेंस क्रिएट करके बता रहा हूं कि यहां पर अगर सीपीसी और एविडेंस एक्ट और दो छोटे छोटे एक्ट्स होते तो सीपीसी और एविडेंस बहुत क्रूशियल हो जाता, क्योंकि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ कभी कभी बीच बीच में डाल दिए जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन यहां तो 75-75 नंबर भी मैं एलोकेट करूं इनको तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, 10-10 नंबर के 7 क्वेश्चन, 5-5, 10-10, 20-20 नंबर में पता नहीं कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम लॉ को सही ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। प्री में भी आएगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स प्री में भी हैं, प्री में भी आएगा और मेंस में भी बहुत क्रूशियल है। और हिंदू लॉ बहुत कंसेप्चुअल है, हिंदू लॉ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जब आप हिंदू सक्सेशन एक्ट में आएंगे और कोपार्सनरी पढ़ेंगे तो आपके सामने बहुत सारी मिस्ट्रीज होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, और उनको सही तरीके से समझ के रीजनेबली उनको लिखना उनकी इंटेंशन पे, ये बहुत बड़ा टास्क है। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में आपको ले जाएगा, क्योंकि यहां पर स्कोप बहुत है पूछने का। ऐसे ही मुस्लिम लॉ मैरिज एंड डिवोर्स के एस्पेक्ट्स पे इजी है, पर विल और इनहेरिटेंस के एस्पेक्ट पे बड़ा क्रूशियल हो जाता है। तो क्योंकि स्कोप बहुत है तो इसको बहुत ढंग से समझना जरूरी है, इसलिए दोनों सब्जेक्ट आपको ढंग से पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि ये रिक्वायरमेंट यूपी बिहार में नहीं दिखेगी आपको, दिल्ली में भी इतने क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछते, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बीच में कुछ सब्जेक्ट है ये, यहां तो सब्जेक्ट पे सारा भार डल गया है। तो स्ट्रैटेजी बन गई है, हरियाणा का पेपर अगर निकालना है तो सिविल लॉ 2 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, माइंड इट, आई एम टेलिंग यू, सिविल लॉ 2 में बहुत कम स्कोर आता है बच्चों का, क्योंकि वो ये दो सब्जेक्ट्स को ढंग से नहीं पढ़ते। वो जनरल पढ़ रहे होते हैं इसको, जैसे और सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वैसे ही पढ़ के चले जाते हैं। आप यही आप लोग नहीं देख पाते हो कि यहीं पे सारा भार है। द एंटायर वेट ऑफ द मार्क्स इज पुट अपॉन दीज टू सब्जेक्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। क्योंकि स्कोप यहां नहीं है क्वेश्चंस पूछने का, कस्टमरी लॉ से आप ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे, उतना वास्ट है ही नहीं, टेक्स्ट बहुत कम है, डेवलपिंग नहीं है, स्टैटिक है, कुछ ही एरियाज है जिनसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, इससे ऊपर क्या। रजिस्ट्रेशन में भी एरियाज नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज एन एग्जीक्यूटिव एक्ट, उसमें कुछ पर्सपेक्टिव जुडिशरी के हैं, वही पूछ सकता है। लिमिटेशन एक्ट से पूछ सकता है 4-5 क्वेश्चन, पर कितना ही हो गया ना। लिमिटेशन में भी ज्यादा एरियाज नहीं है ना जहां से वो आपसे एकदम से क्वेश्चन पूछने ही बैठ जाए। ऑल्दो लिमिटेशन इज ऑल्सो बिग, इट्स अ गुड सब्जेक्ट, बट अगर फिर भी हिंदू मुस्लिम अपने आप में अगर 70-70 मार्क्स का या फिर 60-60 मार्क्स का भी आ रहा है तो इट मीन्स अ लॉट, एंड इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल हियर यू कैन परफॉर्म रीजनेबली इन दी अदर सब्जेक्ट्स एंड योर वर्क इज डन। एक स्ट्रैटेजी बनी है इधर, इसको ध्यान में रख के प्रिपेयर करिए सिविल लॉ 2 को। और क्या है जी, क्रिमिनल लॉ का पेपर आएगा, बिल्कुल दिल्ली की तरह ही क्रिमिनल लॉ का भी एक पेपर है। इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, 3 मेन सब्जेक्ट्स, क्रूशियल सब्जेक्ट्स सिर्फ क्रिमिनल लॉ में यही पूछा जाएगा। जबकि आप वहां देखिए दिल्ली में तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है, कॉपीराइट एक्ट भी है, ट्रेडमार्क्स एक्ट भी है, वहां तो बड़े सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहां पर सिर्फ 3। इसका मतलब आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 200 मार्क्स की बाइफिकेशन है भाई। सीआरपीसी ही 100 नंबर ले गया, अब मान लो सीआरपीसी एविडेंस अगर 150 ले गए, 50 नंबर का आईपीसी, कुछ भी उसमें पूछेगा 70-70 नंबर तो तीनों के आ ही रहे। अगर मैं इक्वेट भी करूं तो 70 मार्क्स ईच, 70 मार्क्स ईच में आप कितना स्कोप है आपका पूछने का, क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे ना, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। देन कम्स इंग्लिश, द 5th पेपर इज इंग्लिश लैंग्वेज। डीजीएस में लैंग्वेज के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी था, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल करंट अफेयर्स वो सब भी उसमें इन्वॉल्व था। 250 नंबर का पेपर, वो यहाँ नहीं है, जिसमें 100 मार्क्स लैंग्वेज के थे और 100 मार्क्स करंट लीगल अफेयर्स के थे। यहाँ पर 200 मार्क्स सीधे लैंग्वेज पे हैं। और क्या आएगा इंग्लिश में, एक एस्से आएगा 100 मार्क्स का, प्रेसी आएगी 25 मार्क्स की, वर्ड्स एंड फ्रेज, मेक सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन, करेक्शंस, और मार्क्स की बाइफिकेशन भी दे रखी है 25-25 मार्क्स का।
फिर इसी में 100 मार्क्स की हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसमें हिंदी में आपको फिर से निबंध लेखन करवाया जाएगा। हिंदी में मेनली निबंध लेखन ही आता है। आई थिंक इट इज निबंध लेखन लैंग्वेज। क्लियर है जी ये बात? जब आप इन 5 पेपरों में अच्छा परफॉर्म कर देंगे, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, लैंग्वेज 1 इंग्लिश एंड देन लैंग्वेज 100 मार्क्स हिंदी, तो क्वालिफाई अगर आप कर गए, यू विल कम टू वाइवा वोस। और 200 200 200 600 इट इज अराउंड 900 मार्क्स का आपका ये पेपर है मेंस का। उसके बाद वाइवा वोस 200 मार्क्स। वहां पे वाइवा जो था इट वाज 150 मार्क्स इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, इन हरियाणा इट इज 200 मार्क्स। अब वाइवा वोस में वो क्या देखेंगे, देखो ये भी बता दिया, उन्होंने नहीं बताया था, डीजीएस की नोटिफिकेशन में नहीं था ये डिस्क्रिप्शन, पर हरियाणा ने आपको इसका भी आइडिया दे डाला। कल हम बात भी कर रहे थे कि इंटरव्यू इज नॉट दैट much about knowledge, it is about checking your personality, it is about testing your behavior and demeanor and several other aspects of mind that they will try to look into you while you are giving the answers to the questions that they are putting. It is not about how correct the answers are given, it is about how you are giving the answer and what all things are going on in your mind and in your surroundings, right? How you behave, वो क्या है आपके अंदर जो मुझे दिखना चाहिए कि आप कहीं नेगेटिव या गलत तो नहीं सर्विस के लिए। दैट इज व्हाट द टेस्ट इज। लुक व्हाट दे से टू जज, देखो वो क्या देखेंगे, टू जज द पर्सनल क्वालिटीज। तभी तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनल, तभी तो वाइवा वो क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटरव्यू, इंटर आपके अंदर का दिखेगा सब उनको, अंदर का हैजन, आपके मन में क्या चलता है, आप कैसे काम करते हैं, क्या सोचते हैं, ये दिखेगा। अभी तक तो सिर्फ मेमोरी का एस्पेक्ट दिख रहा था, प्री में आपको सब चीज़ें आती, क्रैम कर लिया, मेमोरी शार्प है जी, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो आपको प्रोफेशनली ये टॉपिक के बारे में सब पता है, दिख गया जी। अब आप इंसान कैसे हैं ज़रा देखें, पर्सनल क्वालिटीज। नॉलेज की बात थी ही नहीं, नॉलेज आपकी चेक हो गई है प्री और मेंस में, अब पर्सनल क्वालिटीज देखेंगे of the candidates. The viva voce shall relate to the matters of general interest and is intended to test the candidates' alertness, intelligence, general outlook. It shall be conducted in English. आपको बता दिया उन्होंने, they have given you a very good idea about how it will be. मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, जनरल इंटरेस्ट के, जिसमें लॉ भी होगा लेकिन कुछ और भी हो सकता है, जनरल इंटरेस्ट। वो आपकी किसी भी मैटर पे ओपिनियन मांग सकते हैं कि इसके बारे में क्या सोचना है आपका, आप बताइए। वो किसी भी मैटर में आपका ओपिनियन मांग सकते हैं। अच्छा G20 हुआ था तो इसके G20 के बारे में क्या जानते हो, कुछ भी करंट का पूछ देंगे। मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट लिखा है जिसकी कोई परिभाषा नहीं दी, और जनरल इंटरेस्ट यही होता है। लीगल डेवलपमेंट हुआ होगा वो पूछ देंगे, ट्रिपल तलाक के बारे में पूछ लेंगे, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं, जनरल आउटलुक, देखने का क्या नजरिया है तुम्हारा, बायस्ड हो, कम्युनल हो, नॉन पार्टीसन हो, एग्रेसिव हो, तुम्हारे नेगेटिव ट्रेट्स पकड़ेंगे। क्वेश्चंस पूछने का तरीका भी ऐसा ही हो, तुमसे रिलीजियस कन्वर्जन लॉस पे पूछ लेंगे और फिर पूछेंगे कि होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, लव जिहाद का क्या तुम मानते हो। इन सब पे डिस्कस करेंगे हम कि कैसे आंसर देने हैं, कैसे इन टॉपिक्स को अप्रोच करना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एक्सोडस ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया, पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम दिस कंट्री टू अनदर। कुछ 8 करोड़ लोग चले गए हैं पिछले 4 सालों में, क्या क्या सोचते हो क्यों गए होंगे। अब आपको अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है तो आप क्या ही जवाब देंगे, लेकिन अगर आप उसकी एक सही रूट पे डिस्कशंस पढ़ चुके हैं, एडिटोरियल्स में, सही सोर्सेस से, न्यूज़पेपर्स से,
टीवी डिबेट्स और डिस्कशन से कि इसका क्या रीज़न हो सकता है, दैट टू नॉट दोज डिस्कशंस इन विच you do not get to know the real things, but those discussions in which the plinth or the root cause of such kind of activities are decided or discussed. तो जब आप सही सोर्सेज से इनको, और जिसमें एडिटोरियल प्लेज अ वेरी बिग रोल, तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। और ये न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वो आपसे मेंस और इंटरव्यू के बीच की ड्यूरेशन का नहीं पूछेंगे, वो कभी कभी पूछ सकते हैं पिछले 6 महीने 1 साल का। तो आप न्यूज़पेपर्स अगर रोज पढ़ने की आदत डालेंगे तो एडिटोरियल से आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, इंग्लिश इंप्रूव होगी, वैसे भी नॉलेज इंप्रूव होती है। इट्स गुड फॉर यू। जनरल आउटलुक, और ये इंग्लिश में होगा, तो आपको मैटर भी पता चल गया और क्या चेक कर रहे हैं ये भी दिख गया। उन्होंने यहां कहीं नहीं लिखा यू आर इन, वी विल सी दैट हाउ मच नॉलेजेबल यू आर इन लॉ। सिलेबस भी नहीं लिखा। सिलेबस ये है, मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, दिस इज द सिलेबस ऑफ वाइवा पोस्ट। एंड व्हाट आर दे जजिंग इन यू? दे आर जजिंग इंटेलिजेंस, जनरल आउटलुक एंड योर अलर्टनेस। इन तीनों एस्पेक्ट्स पे जिसने काम कर लिया, इंटरव्यू उसका अच्छा हो गया। इसलिए तो मैंने आपको बोला था इन द वीडियो, DJS वीडियो, दैट इंटरव्यू इज नॉट अबाउट नॉलेज, इंटरव्यू इज टोटली डिफरेंट। इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव ही अलग है। इन्होंने आपको बता भी दिया। देखो, तो नोटिफिकेशन कितना कुछ लेके आता है आपके लिए, पूरी स्ट्रैटेजी बना दी। अब लिखा हुआ है मेंस रिटन एग्जामिनेशन विल बी सब्जेक्टिव नैरेटिव टाइप, मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर। ये अंग्रेजी में ही होगा, हिंदी में लिखना अलाउड नहीं है। DJS में भी हिंदी में नहीं लिख सकते आप, हिंदी शुड नॉट बी द मीडियम ऑफ राइटिंग योर आंसर्स। हरियाणा में भी हिंदी इज नॉट अलाउड। तो आपको थोड़ा अंग्रेजी को अपना दुरुस्त रखना पड़ेगा। बेयर कॉपीज ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स ओनली शैल बी सप्लाइड। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, हिमाचल, मैंने आपको एक क्लस्टर बना के दिया था। इस क्लस्टर की एक और खास बात है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इन चारों स्टेट्स में आपको बेयर एक्ट्स दिए जाते हैं मेंस में। अब आप कहोगे सर बेयर एक्ट दे दिए तो लिखेंगे क्या? तो यही तो सारा कुछ समझना है आपको। DJS में लिखा नहीं हुआ था, यहां लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर बेयर एक्ट्स ही दे दिए तो हम तो उठा के कॉपी कर लेंगे, जब क्वेश्चन ही ऐसा नहीं पूछ रहा वो जिसमें आपको कॉपी करना पड़े। जब क्वेश्चन ही अलग है, क्वेश्चन ही कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्वेश्चन एनालिटिकल है, तो आप अगर बेयर एक्ट में देख भी लेंगे तो क्या देख लेंगे? क्वेश्चन नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है। वो खाली इंग्रेडिएंट्स नहीं पूछ रहा आपसे, वो आपसे उसकी डिस्क्रिप्शन मांगेगा, इसको समझाइए क्या है ये। तो आपको समझाना है, ना कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करनी है। बेयर एक्ट कॉपी पेस्ट करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है ना वो मार्किंग स्कीम है। इट इज डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, डिस्क्राइब। And Bear Act does not describe. Bear Act is just the pure intention. It's a barely an act. Bare Act. Bare का मतलब समझते हो ना, सिर्फ एक्ट है, मतलब जो लेजिस्लेचर ने लिख दिया वही है। उसके पीछे क्या कहानी है, आगे क्या डेवलपमेंट है, इनका क्या क्या मीनिंग है वर्ड्स का, ये सब थोड़ी लिख दिया उन्होंने। और वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। इंग्रेडिएंट्स को एक्सपाउंड करो। कुछ भूल जाओ इंग्रेडिएंट तो दिख सकता है आपको बेयर एक्ट में, वो देख लो। अगर आपके पास बेयर एक्ट देखने का टाइम है तो देख लीजिए। इतनी मदद वो आपको कर रहे हैं, एंड दे आर कॉन्फिडेंट। And even after getting Bear Acts, you are not confident that you are going to write your answers properly unless and until you are prepared with each and every aspect of that particular provision. और अगर आप prepared हो तो आपको वैसे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Bear Act को आपको छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी if you are prepared properly. But they are giving you Bear Act in case that you forget about any particular provision or a particular point or a particular section whatsoever. So they will give you Bear Act. Legislative enact, bare copies of legislative enactments. And who all? The 4 states I have put in the cluster: Delhi, Punjab, Haryana, Himachal. All the 4 states will give you Bare Act. No other states provide you Bare Act in mains examination. Only these 4. तभी मैं इन चारों को इकट्ठे रख रहा हूं, ये क्लस्टर बनता है। इनकी तैयारी आप एक साथ कर सकते हो। Each written paper shall be of 3 hours duration. ये पांचों पेपर जो हैं ये 3 घंटे ईच के होंगे।
3 hours each, 3 घंटे ईच, 3 hours ईच। तो आपको रोज 2 पेपर लिखने हैं। एक दिन एक पेपर होगा पहले दिन, उसके बाद अगले 2 दिन 2 पेपर होंगे, सुबह शाम 2 सिटिंग्स होंगी। तो आपको रोज 6 घंटे लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, दैट टू इन अ वेरी गुड स्पीड एंड हैंड राइटिंग विद गुड आंसर्स। तो आपका ट्रेनिंग छोटा मोटा नहीं है। लास्टली, द स्टैंडर्ड ऑफ द लैंग्वेज पेपर शैल बी दैट ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। तो 12th ग्रेड तक जो आप इंग्लिश हिंदी पढ़ते आए हो, उसी लेवल का आपसे लैंग्वेज पेपर मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का नहीं मांग रहे। ये भी आपके लिए बढ़िया हो गया। आप 12th ग्रेड तक की प्रिपरेशन करो, जैसा वहाँ निबंध लेखन आता है, प्रेसी राइटिंग आती है, ऐसे राइटिंग आती है, वो सब पढ़ो। कॉम्प्रिहेंशन एरर्स जो पूछे जाते हैं पढ़िए। लैंग्वेज पेपर शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग: ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, ट्रांसलेशन आएगा इंग्लिश टू हिंदी। Explanation of Hindi passage in prose and poetry in the same language, 30 marks. Composition, essay, idioms and corrections, 50 marks. For evidence of age, the candidate must furnish the matriculation certificate. 10th का certificate आपको लगाना होगा अपना एज दिखाने के लिए, एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट दिखाना होगा आपको at the time of mains examination. ठीक है, वो तो these things तो anyhow is not that concern. So I hope that through skimming through this particular notification, you have understood that what all subjects are there in Haryana, what is the approach you have to keep in reading those subjects in Haryana, how many subjects are there, and what all subjects particularly you have to prepare. For example, Hindu, Muslim बहुत अच्छे से पढ़ने हैं हरियाणा के लिए, आपको सब्सटैंशियल पार्ट प्ले कर रहे हैं वो सिविल लॉ 2 में, और बहुत सारे लोकल लॉज नहीं हैं, इसीलिए आपको जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे बहुत फोकस करना है। After a break, I will discuss with you in the next video, I will discuss with you the common subjects that you have in Delhi and Haryana, and then we will also discuss the notification of some other state that you intend to prepare. Thank you so much for this video. We'll see you.